In this session, we will discuss about environmental laws and policy in India. We will also discuss all important environmental summits in world. इंडिया की इन्वायरमेंटल एक्ट। इंडिया में की इन्वायरमेंटल एक्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नंबर टू, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। नंबर थ्री, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नंबर फोर, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। नंबर फाइव, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नंबर सिक्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नंबर सेवन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। नंबर एट, कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। Number one, Wildlife Protection Act 1972 provided for the protection of wild animals, birds, and plants. It established national park, sanctuaries, and conservation community reserve. Wildlife Protection Act 1972 इंडिया में वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग ही इंडिया में नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए हैं। The 2022 amendment rationalized its schedule for 6 to 4 and implemented sites provisions. 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। इसके अंदर ओवरऑल शेड्यूल पहले 6 हुआ करते थे, बट अब 4 कर दिया गया है। साइट्स के प्रोविजन को भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। Number of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, which is also known as Water Prevention and Water Pollution Act 1974, established the Central and State Pollution Control Board. वाटर एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेब्लिश किए गए हैं। A 2024 amendment decriminalized minor violations, replacing imprisonment with monetary penalties. Number three, Forest Conservation Act 1980 require prior central government approval for the diversion of forest land and non-forest purpose. Forest Act 1980 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्जन करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। इट मीन्स कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, अगर उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज करना है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पहले टेकिंग करना होगा। नंबर फोर, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, which is known as Air Act, regulate air quality and includes noise pollution. Air Act 1981 एयर क्वालिटी को रेगुलेट करता है। नॉइज पॉल्यूशन को भी इसके अंदर 1987 में ऐड किया गया था। नंबर फाइव, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, known as the Umbrella Act. It empowers the center to coordinate actions and set standard for all environmental pollutions. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस टेकिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। इट वाज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 फॉलोइंग द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग इसको इनेक्ट किया गया। स्पेशली 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोविजन किया गया। नंबर सिक्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 implement the CBD Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol to regulate access to biological resources and ensure fair benefit sharing. It features a three-tier structure: National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Board at the state level, and Biodiversity Management Committee at the local level, all working to regulate access to biological resource, promote conservation. Number seven, National Green Tribunal Act 2010 established a specialized tribunal for the fast-track disposal of environmental cases. एनवायरमेंटल केसेस के फास्ट ट्रैक डिस्पोजल के लिए इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया। इट हैज jurisdiction over 7 acts but exclude the Wildlife Protection Act and Forest Right Act. एनजीटी का 7 एक्ट्स पर jurisdiction है, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट पर इसका jurisdiction नहीं है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 पर इसका jurisdiction नहीं है। नंबर 8 कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 मैनेज फंड collected from user agencies for diverting फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्ट किया जाता है देन यूजर एजेंसीज के द्वारा जो भी फंड गिवन किया जाता है कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 उस फंड को मैनेज करता है। 90% जो फंड होगा वो स्टेट का होगा, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। मेजर एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया, इससे पहले हमने एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हैं इंडिया के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर वन, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नंबर टू, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। नंबर थ्री, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031। नंबर फोर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। Number of National Forest Policy 1988 aims to maintain 33% of India's land area under forest and tree cover. National Forest Policy 1988 के अकॉर्डिंग इंडिया लैंड एरिया के अंडर 33% फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए। हिली रीजन में 66% होना चाहिए। Number two, National Environment Policy 2006, a comprehensive policy based on the right to a healthy environment, emphasizing the polluter pay and precautionary principles. नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21 के बेस पर है। नंबर थ्री, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031, the third such plan focusing on a landscape based conservation and climate change impact on wildlife. Number four, national action plan on climate change consists of 8 missions including the national solar mission and green India mission. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 8 मिशंस को कंसिस्ट किया गया है। इसी के अंदर नेशनल सोलर मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन को इंक्लूड किया गया है। कि रेगुलेटरी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया, इंडिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेगुलेटरी रूल्स क्या है। इससे पहले हमने एनवायरमेंटल एक्ट्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी, अब हम रेगुलेटरी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। नंबर टू, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। नंबर थ्री, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018। नंबर फोर, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। नंबर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 replace the 2016 rules, introducing a trading system for EPR certificate, extended producer responsibility certificate, and expanding the scope to 106 categories of electrical and electronic equipment. Number two, Plastic Waste Management Rule 2016 phase out identical single-use plastic and mandated EPR for plastic packaging. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग ही इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक को आइडेंटिफाई किया गया, बैन किया गया। नंबर थ्री, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 बेस्ड ऑन द सैलिस नायक कमेटी, इट क्लासिफाई कोस्टल एरियाज इनटू 4 जोन टू रेगुलेट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंटल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन 2018 के अकॉर्डिंग कोस्टल एरियाज को 4 जोन में डिवाइड किया गया। जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। नंबर फोर, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 decentralized wetland management to state and prohibited activities like waste dumping and industrialization in notified wetland. वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग वेटलैंड मैनेजमेंट को स्टेट के लिए डिसेंट्रलाइज किया गया एंड वेटलैंड नोटिफाइड वेटलैंड के अंडर वेस्ट डंपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया। मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस एंड इंडियाज रोल, ग्लोबली एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस एंड समिट्स कंडक्ट किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स में इंडिया का क्या रोल रहा है।
India is a part of most major global environmental agreement and has hosted several key conferences. इंडिया मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स का पार्ट रहा है। कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस कौन कौन से हुए? पॉल्यूशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स कौन कौन सा हुआ? कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। नंबर वन, यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी 1992। नंबर 2, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। नंबर 3, पेरिस एग्रीमेंट 2015। नंबर 4, कॉप 26। नंबर 1, यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। इंडिया ratified it in 1992. It is the parent treaty for subsequent climate agreement. The annual conference of parties meetings are crucial under this convention. यूएनएफसीसीसी को इंडिया ने 1992 में रेटिफाइड किया। ये सभी क्लाइमेट एग्रीमेंट की एक पेरेंट ट्रीटी रही है। जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट की जाती हैं वो यूएनएफसीसी के बेस पर ही कंडक्ट की जाती हैं। इट मीन्स यूएनएफसीसी सभी ट्रीटीज का एक पेरेंट ट्रीटी रही है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 set a legally binding emission target for developed nations. India, as a developing nation, had no binding target but participated actively in clean development mechanism. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंडर कंडक्ट किया गया था। डेवलप्ड नेशंस के लिए यहाँ पर लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट सेट किए गए। बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को बाइंडिंग टारगेट सेट करने की यहाँ पर नीड नहीं हुई, बट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए एक्टिवली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। पेरिस एग्रीमेंट 2015 aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius. India ratified the agreement in 2016 and submitted nationally determined contributions (NDCs). पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और इसका मेन एम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखने का एम किया गया। 2016 में इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया ने सबमिट किए। कॉप 26 ग्लासगो समिट 2021। इंडिया प्लेज अ 5 पॉइंट पंचमृत एक्शन प्लान एंड गोल टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। कॉप 26 2021 में ग्लासगो में हुआ था। इंडिया ने इस समिट के ड्यूरिंग पंच अमृत एक्शन प्लान 5 पॉइंट पंच अमृत एक्शन प्लान यहाँ पर प्लीज किया। साथ ही 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए गोल सेट किया गया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए गए ग्लोबली? कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 सीबीडी, रामसार कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1997, बोन कॉन्वेंशन 1979, साइट्स 1973, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, focus on conservation, sustainable use, and equitable sharing of genetic resources. India Biological Diversity 2002 reflect its CBD commitment. India hosted CBD COP11 in Hyderabad in 2012. कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 जिसका मेन फोकस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस रहा है। इंडिया ने अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास किया जो कि सीबीडी के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया ने सीबीडी कॉप 11 2012 में हैदराबाद में होस्ट किया था। रामसर कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971, इंडिया joined 1982 to conserve and sustainably use wetland and has 96 रामसर sites। इंडिया ने 1982 में रामसार को ज्वाइन किया था सो दैट इंडिया के वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके। प्रेजेंट में 96 रामसार साइट्स इंडिया के अंदर हैं। बोन कॉन्वेंशन CMS 1979 है।
India, a party since 1983, worked toward conserving migratory species and hosted COP13 in Gandhinagar in 2020. बॉर्न कॉन्वेंशन 1979 में कंडक्ट किया गया था सो दैट माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। कॉप 13 इंडिया ने 2020 में गांधीनगर में होस्ट किया था। साइट्स 1973 इंडिया joined in 1976 to regulate the international trade of endangered species। एंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए 1976 में इंडिया ने साइट्स को ज्वाइन किया। साइट्स मीन्स कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट, पॉल्यूशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबली कुछ कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स हुए हैं, सच एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बासेल कॉन्वेंशन 1989, स्टॉकहोम कॉन्वेंशन 2001, मीनामादा कॉन्वेंशन 2013। नंबर वन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इंडिया implemented the ozone depleting substance rule 2000 to phase out ODS। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए 2000 में इंडिया ने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रूल 2000 इम्प्लीमेंट किया। बासेल कॉन्वेंशन 1989। इंडिया कंट्रोल द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ hazardous waste and has banned e-waste import। Stockholm Convention 2001। India has banned several POPs to eliminate or restrict these persistent pollutants। Minamata Convention 2013। India ratified this convention in 2018 to protect against mercury। Several initiatives taken by Indian government to address climate। क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं। नंबर वन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। नंबर टू, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC। नंबर थ्री, क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क। नंबर फोर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नंबर फाइव, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। नंबर सिक्स, एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। Number 7, significant growth in renewable energy capacity। Number 8, Indian emission carbon trading scheme। Number 9, coalition for disaster resilience infrastructure। Number 10, green development pact under G20 presidency। Number 1, national action plan on climate change NAPCC। Launched in 2008, the NAPCC identified 8 national missions to promote understanding of climate change adaptation and mitigation, energy efficiency and natural resource conservation। क्लाइमेट चेंज एडेप्शन एंड मिटिगेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए 2008 में इंडिया ने NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया। नंबर टू, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अंडर द स्टेट एक्शन प्लान ऑन SAPCC, स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप देयर ओन एक्शन प्लान। SAPCC के अंडर स्टेट अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। As of 2022, 33 states and union territories have prepared their SAPCC. However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge। 2022 तक इंडिया के और 33 स्टेट एंड यूटीज ने अपने SAPCC यहाँ पर प्रिपेयर किए, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। Number three, climate change research and knowledge network। The government has supported various research initiatives and a knowledge network to enhance understanding of climate change impacts and responses। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस रिसर्च इनिशिएटिव्स एंड नॉलेज नेटवर्क यहाँ पर टेकिंग किए गए हैं। These include national network programs on climate change modeling, aerosol and coastal vulnerability। Number 4, International Solar Alliance। It promotes the widespread adoption of solar energy, enhancing global cooperation in renewable energy। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर एनर्जी के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को प्रमोट करता है, साथ ही
रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट अलायंस है। नंबर 5, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। India's commitment to achieve net zero emission by 2070 mark a significant step toward absolute emission reduction. एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए कमिटमेंट सेट किए हैं। नंबर 6, एनहांस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज, setting ambitious target for reducing emission intensity and increasing renewable energy capacity. नंबर 7, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया है। रैपिड एक्सपेंशन इन सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट। इंडिया ने सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में रैपिड एक्सपेंशन किया है। यही वजह है कि इंडिया के जो भी इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट्स थे उन उनमें इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। Number 8, Indian Emission Carbon Trading Scheme, establishing a carbon trading scheme to incentivize emission reductions and support sustainable economic growth. Number 9, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. डिजास्टर डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ कोalition किया है। फोकस ऑन बिल्डिंग रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू विदस्टैंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स से विदस्टैंड करने के लिए इंडिया ने रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर फोकस किया है। नंबर 10, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन किए थे, इंटीग्रेटिंग ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, शो कास्टिंग इंडिया लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ इंडिया कैन एनहांस इट्स ग्लोबल नेगोशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में इंडिया ग्लोबल नेगोशिएशंस को किस तरह से एनहांस कर सकता है। नंबर, होस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। नंबर 2, एडवोकेसी एंड consensus बिल्डिंग। नंबर 3, promoting equity and climate finance. Number, hosting international climate summits. India should aim to host a major international climate summit like the United Nations Conference of Parties in 2028. इंडिया को 2028 में मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट लाइक यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होस्ट करना चाहिए। दिस वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स क्लाइमेट लीडरशिप एंड सेट एम्बिशियस ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडाज। इस तरह के अगर समिट्स इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म इंडिया को अपने क्लाइमेट लीडरशिप को शोकास करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क कर सकते हैं। साथ ही एम्बिशियस ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडाज को यहाँ पर सेट किया जा सकता है। नंबर 2, एडवोकेसी एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग। इंडिया शुड स्टार्ट टू बिल्ड कॉन्सेंसस ऑन क्रिटिकल क्लाइमेट इशूज। क्रिटिकल क्लाइमेट इशूज जिन पर कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं हो पाता है, इंडिया को कॉन्सेंसस बिल्ड करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा। प्रोएक्टिवली एंगेजिंग इन डायलॉग, forming alliance and addressing concern of other nations will help India lead negotiations and drive meaningful outcomes. इंडिया को डायलॉग्स में प्रोएक्टिवली एंगेज करना होगा, अलायंस फॉर्म करना होंगे एंड अदर नेशंस की जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसको एड्रेस करना होगा। नंबर 3, promoting equity and climate finance. India should emphasize equity and climate action and finance in international forums. क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस में इंडिया को इक्विटी पर एम्फसाइज करना होगा। इट मीन्स इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस के रेस्पेक्ट में इक्विटी को एम्फसाइज करने के लिए फोकस करना चाहिए। Advocating for fair treatment of developing countries and pushing for enhanced climate finance mechanism will strengthen India's position as a leader of a global south. Issue of fossil CO2 emissions. Fossil CO2 emissions से related क्या issue है? Global fossil CO2 emissions increasing year by year. In 2024, global CO2 emissions were increased by 0.8% compared with 2023. In 2023, it was rise by 1.2% compared with 2022.
फॉर दिस CO2 एमिशंस ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। 2024 में ग्लोबल CO2 एमिशंस जो रहे हैं वो 2023 के कंपेयर में 0.8% इंक्रीज हुआ है। 2023 में ये 1.2% इंक्रीज हुआ। इन 2023 द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फॉजी CO2 एमिशंस वर चाइना 31%, यूएस 13%, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 27%। 2023 में एब्सोल्यूट फॉजी CO2 एमिशंस में जो कंट्रीज का रोल रहा है वो चाइना का सबसे ज़्यादा रहा है। 31% चाइना ने फौजी CO2 एमिट किया। यूएस 13%, इंडिया थर्ड नंबर पर 8%, यूरोपियन यूनियन 7%। These four regions account for 59% of global fossil CO2 emissions, while the rest of the world contributed 41%. चाइना, यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन इन चार रीजन से ग्लोबल फॉजी CO2 एमिशंस 59% हुआ, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने ओनली 41% फॉजी CO2 एमिट किया है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉजी CO2 एमिशंस। हम देख सकते हैं कि चाइना टॉप पर है, यूएस सेकंड नंबर पर है, इंडिया थर्ड नंबर पर है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉर CO2 एमिशन पर कैपिटा के हिसाब से किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। द ग्लोबल पर कैपिटा फॉर CO2 एमिशंस इन 2023 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। ग्लोबली पर कैपिटा फॉर CO2 एमिशंस जो रहा है वो 1.3 टन कार्बन पर पर्सन पर ईयर रहा है। इट मीन्स एवरी पर्सन ने पर ईयर 1.3 टन फॉर CO2 एमिट किया है। पर कैपिटा फॉर CO2 एमिशंस कंट्री वाइज अगर देखें तो 3.9 टन पर पर्सन पर ईयर यूएस का रहा है। 2.3 टन पर पर्सन पर ईयर चाइना का रहा है। 1.5 यूरोपियन यूनियन का रहा है। इंडिया का 0.6 टन पर पर्सन पर ईयर रहा है। हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट फॉर CO2 एमिशन के रिस्पेक्ट में चाइना टॉप पर था, जबकि यहाँ एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में यूएस टॉप पर है, चाइना सेकंड पर आ गया। इंडिया थर्ड नंबर पे था, यहाँ पर इंडिया फोर्थ नंबर पर है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट था, बट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट जो कंडक्ट किया गया था ये लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट था, जो कि UNFCCC के अंडर कंडक्ट किया गया था। एडोप्टेड इन 2015 ड्यूरिंग UNFCC COP21। UNFCCC COP21 के ड्यूरिंग 2015 में इसको एडॉप्ट किया गया था। इट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद एन एम्बिशन टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। Replace Kyoto Protocol. Paris Agreement replaced the Kyoto Protocol, which was an earlier agreement to deal with climate change. पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए अर्लियर एग्रीमेंट था। सेट आउट अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज के द्वारा फ्रेमवर्क को यहाँ पर सेट आउट किया गया है। The Paris Agreement 2015 set out a framework for countries to work together to reduce greenhouse gas emissions, adapt to impact of climate change, and provide support to developing nations in their efforts to address climate change. पेरिस एग्रीमेंट सभी कंट्रीज को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को अडॉप्ट किया जा सके, एंड डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। एनडीसी एज पर पेरिस एग्रीमेंट each country is required to submit and update their NDCs in every 5 years, outlining their plan for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change.
पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ही एनडीसी का कंसेप्ट आया। एनडीसी मीन्स बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, यहाँ पर टारगेट सेट किए जाते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अकॉर्डिंग ईच कंट्री को एवरी 5 ईयर में अपने एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को सबमिट करना होता है, अपडेट करना होता है। और इन एनडीसीज के अंदर जो भी टारगेट सेट किए जाते हैं वो स्पेशली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने से रिलेटेड टारगेट, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन से रिलेटेड क्लाइमेट टारगेट इसके अंदर सेट होने चाहिए। NDCs are pledges made by all countries to reduce their greenhouse gas emissions and to adapt to the impact of climate change. NDCs all countries के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से एडेप्ट करने के लिए किए गए कुछ प्लीज होते हैं इसके अंदर। व्हाट इज एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी EHRA? EHRA is an agency interlinked issues of climate, environment, health and economy in a holistic way. EHRA एक एजेंसी है जो कि क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी को इंटरलिंक करती है होलिस्टिक वे में। करंटली देयर इज नो एनी एजेंसी इन दिस टाइप इन इंडिया ऑफ दिस टाइप इन इंडिया। इंडिया में इस टाइप की कोई एजेंसी करंट में नहीं है। इंडिया नीड्स एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी EHRA। इंडिया को भी EHRA की नीड है। Why it is a time for India to establish an EHRA? इंडिया को भी EHRA establish क्यों करना चाहिए? नंबर सस्टेनेबल बैलेंस, नंबर environmental governance, नंबर 3 डेवलप पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, नंबर 4 could be critical in educating citizens on environmental health risk, नंबर 5 would be instrumental to aligning national policies with global standard, number 6 an EHRA could work closely with state and municipal government, नंबर 6 EHRA could also help India to यहाँ पर वेरियस पॉइंट गिवन है। नंबर ऑफ सस्टेनेबल बैलेंस, इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी इज नेसेसरी। इंडिया में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी के बिटवीन एक सस्टेनेबल बैलेंस की नीड है। इसके लिए EHRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, EHRA could lead to more comprehensive and cohesive environmental governance that focus simultaneously on pollution control and multi-risk mitigation, health risk mitigation. Number 3, develop policy instruments. An EHRA can develop policy instruments that will help India to integrate environmental health objectives with economic policy, which would promote a sustainable development that benefit the environment, public health, and economy at the same time. Number 4 could be critical in educating citizens on environmental health risk. An EHRA could be critical in educating citizens on environmental health risk and empowering communities to advocate cleaner air, water, and healthier living conditions. Number 5 would be instrumental to aligning national policies with global standard. Uh, नेशनल पॉलिसीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने के लिए EHRA एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क कर सकता है। इट वुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू कलेक्ट एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट एंड हेल्थ challenges इंक्लूडिंग एड्रेसिंग ट्रांसबाउंडरी इश्यूज। नंबर 6 NEHRA could work closely with state and municipal governance। स्टेट एंड म्यूनिसिपल गवर्नेंस के साथ EHRA क्लोजली तरीके से वर्क कर सकता है टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज दैट आर क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस फॉर द यूनिक नीड्स ऑफ ईच एरिया। नंबर 6 EHRA could also help India to formulate a unified response to all type of pollution, advocate cumulative accountability mechanism, collaborate with international bodies to negotiate and for adopt best practices that simultaneously address health and environment.